वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे कि एक वैकेंसी आ रखी इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी मतलब भारतीय थल सेना। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि यह है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन वो नौकरी होती है जो आप 57 साल तक कर सकते हो। एक दूसरा और कमीशन होता है SSC, जिसे आप शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हो। उसमें आप 10 साल की नौकरी होती है, 2-2 साल और एक्सटेंशन करके अधिकतम आप 14 साल तक की नौकरी कर सकते हो। तो कौन नहीं चाहता कि हम पूरी नौकरी करें, इकट्ठे काम हो जाए आपका, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी होने वाली है परमानेंट कमीशन की, और इसे बोलते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम। टेक्निकल एंट्री स्कीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वो बच्चे अप्लाई करते हैं जो PCM से कक्षा 12वीं पास है और जिन्होंने IIT JEE मेन का एग्ज़ाम दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे इसमें जो टेक्निकल में जाना चाहते हैं, जो इंजीनियर्स वगैरह बनना चाहते हैं, तो इसके थ्रू भी आप इंडियन आर्मी में इंजीनियर्स ही बनोगे, ठीक है। टेक्निकल अधिकारी के तौर पर आप इसमें तैनात रहोगे, ठीक है। अब इसमें देखने वाले हैं कि क्या क्या इसकी ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं, कौन फॉर्म भर सकता है, नहीं भर सकता। तो उसके लिए देखिए, आपका जो कोर्स है बच्चों वो जनवरी 2025 से चालू होगा, जनवरी 2025 से, ठीक है। अब इसमें कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है कि नहीं, आप यहाँ से देखो। सबसे पहली कंडीशन है कि अनमैरिड मेल, तो उस लड़कियाँ इसमें फॉर्म नहीं भर सकती, लड़के ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और हु हैव पास 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो आप यहाँ से ध्यान दे सकते हैं कि जिसने कक्षा 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से कर रखी, ऐसे बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि अपीयर्ड इन JEE मेंस 2024 एग्जामिनेशन, जिसने JEE मेंस का 2024 का एग्ज़ाम दिया है, ऐसे बच्चे। तो कक्षा 12वीं PCM से होना चाहिए और JEE मेंस का आपने जो है ना एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रोल नंबर पड़ेगा ना JEE मेंस का, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको डालना होगा, ठीक है। अब देखेंगे और ज़रूरी चीज़, तो ये देखिए ये कि करियर के बारे में अगर मैं करियर प्रोस्पेक्टस से बात करूँ तो बेहतरीन करियर है, परमानेंट नौकरी है, पूरा 57 साल तक नौकरी करोगे, पेंशन मिलेगी, अधिकारियों की सुविधा मिलेगी, गाड़ी बंगला सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। रुतबा अलग से होगा, सारी बढ़िया नौकरी होने वाली। जैसे ये वैकेंसी एज वेल एज गुड एज आपका जो है ना NDA का एग्ज़ाम, ठीक है। NDA में भी सेम रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप थोड़ा सा टेक्निकल हो, आप टेक्निकल के अधिकारी बनोगे, प्रमोशन आपका भी रहेगा, सब चीज़ें आपकी भी रहेंगी, तो बढ़िया इसमें भी आपकी नौकरी होने वाली है। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। तो भारत का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है, भूटान का बच्चा भी इसमें भाग ले सकता है, नेपाल के बच्चे भी इसमें भाग ले सकते हैं, या आप पहले कहीं और रहते रहे और आके अभी इंडिया में बस गए हो, तो वो बच्चे भी जो माइग्रेटेड जिसे बोलते हैं, आप यहाँ रहने लगे हो, तो आप इसमें भाग ले सकते हो। और 16.5 से 19.5 साल तक का कोई भी युवा लड़का इसमें भाग ले सकता है। आपकी जो उम्र सीमा 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिन बच्चों ने कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम पास कर लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जिन्होंने पास किया, और एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए PCM में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान लें। आपके ओवरऑल 50% है वो चलेगा, बट एटलीस्ट इन द PCM। आप यहाँ से देखिए ये लाइन, मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो 60% मिनिमम नंबर है, तो आप इसमें भाग ले सकते हो। और ओवरऑल 50%, 40%, 33% फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके PCM में इतने होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। पहले ये परसेंटेज 70% था, पहले 70% जिनके हैं वही बच्चे भाग ले सकते थे, लेकिन अब 60% कर दिया। लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये एडमिट कार्ड भेजते हैं तो जिनके ज़्यादा नंबर है मेरिट के आधार पर भेजते हैं, जिनके ज़्यादा नंबर है उनको पहले एडमिट कार्ड आ जाता है, उनको पहले क्या उनका ही एडमिट कार्ड आता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों का एडमिट कार्ड ही आए, ठीक है। आगे देखेंगे। और JEE मेंस 2024 में आपने जो है ना अटैम्प्ट किया होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ तो इस कोर्स के लिए टोटल वैकेंसी है 90, टोटल वैकेंसी है 90, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे। बस छटनी वहाँ से हो जाती है क्योंकि JEE मेंस का एग्ज़ाम हर कोई नहीं देता है, और जो कोई देता है उसकी जो है ना उसे पता नहीं होता चीज़ें, तो चीज़ें उससे छूट जाती हैं। तो कम ही बच्चों को पता होता है, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम है, और 90 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। अब ये जो आपकी भर्ती होने वाली है, आपकी जो ना कैडेट ट्रेनिंग जो CTW है, उसके आधार पर थोड़ी बहुत रिक्तियाँ वैकेंसी कम ज़्यादा की जा सकती हैं, वो बात की बात है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे टाइप ऑफ कमीशन कि आपकी 4 साल की बच्चों ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है। जब 4 साल की आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो उसके बाद अब द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट से आप शुरुआत करेंगे, ठीक है। फॉलोड बाई आगे समय समय पर आपके जो प्रमोशन होते रहते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट के बाद आप जो है ना बनते हो, आप लेफ्टिनेंट के बाद आपका रहता है जो है ना
मैं कैप्टन जो 3 स्टार रैंक होती है वो कैप्टन बनते हैं, फिर उसके बाद मेजर बनते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, ब्रिगेडियर बनते हैं, ठीक है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, फिर जनरल लास्ट में आप बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपका प्रमोशन भी रहने वाला है। अब देखेंगे आपकी ट्रेनिंग किस प्रकार रहने वाली है। देखिए ट्रेनिंग जो आपकी होने वाली टोटल है 4 साल की, ठीक है। 4 साल में 3 साल की आपकी जिसे फेज़ 1 ट्रेनिंग बोल दोगे, वो इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एट CME पुणे, ठीक है, या फिर सिकंदराबाद वगैरह में आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। ये 3 साल की रहेगी। इस 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आपका फ़ेज़ 2 चालू होगा, ठीक है। अब जो ये फ़ेज़ 2 है बच्चों, ये फ़ेज़ 2 आपका IMA होगा, जो कि फेमस इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग अकेडमी है, जिसे इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, प्री कमिश्नर ट्रेनिंग अकेडमी के नाम से भी जिसे आप जानते हो, ठीक है। तो आपकी 1 साल की यहाँ रहेगी और 3 साल की फ़ेज़ 1 आपका रहेगा पुणे या सिकंदराबाद में। तो बात आप समझ गए। अब 4 साल जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब आप भारतीय सेना में एज ए लेफ्टिनेंट के तौर पर आप कमिश्निंग हो जाओगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 13,940 रुपये प्रति वीक का आपका चार्जेस रहता है। ये इसलिए बताया गया है कि इन केस अगर आप जो है ना बीच में छोड़ देते हो ट्रेनिंग, ठीक है, उनके भी कुछ रीजन है। मान लो मेडिकल रीजन ऐसा हुआ कि आपका टांग टूट गई, ठीक है, तो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो आपको छोड़ना है ना, आप नौकरी छोड़ेंगे, आपको थोड़ा बहुत पेंशन भी बनती है वो आपको देंगे, ठीक है। बट इन केस आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहे हो, अब ट्रेनिंग बीच में छोड़ के चले हो, तो आपको प्रति वीक के हिसाब से जो पैसा बनेगा, जितने दिन आपने ट्रेनिंग की, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इसलिए जो है ना कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की यहाँ पर चर्चा की गई है। अब देखिए रैंक प्रमोशन, जैसा कि एक किसी भी NDA के थ्रू जाओ, आप CDS के थ्रू जाओ, तो जिस तरह से प्रमोशन रहता है वो प्रमोशन आपको भी मिलेंगे। सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट बनोगे, देन आफ्टर कैप्टन, ठीक है, देन आफ्टर आप मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर आप जो है ना VCOS और COS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद तक जा सकते हो। प्रमोशन आपका ये हो गया। तनख्वाह की बात करें तो मूल वेतन जैसे आप लेफ्टिनेंट बनोगे तो आपका पे लेवल 10 का वेतन रहेगा, जिसका मूल वेतन 56,100 रुपये है। सैलरी की बात करूं तो 80 से 90 हज़ार रुपये प्रति महीने की आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। तो ये सैलरी की बात हो गई। एक चीज़ और बता देता हूं मैं, थोड़ा सा आगे चलते फिर बताते हैं। फिक्स्ड, हाँ ये चीज़ है, जैसे कि आप ट्रेनिंग करोगे बच्चों, ठीक है, तो जो आपकी ट्रेनिंग के टाइम पर है उसमें आपको जो है ना कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको पैसा कब मिलेगा, जब 3 साल की आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। तो जब आप IMA ज्वाइन करोगे तब आपको 56,100 रुपये प्रति मंथ ये फिक्स मिलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको अलाउंसेस वगैरह वो सब नहीं मिलेंगे, लेकिन 56,100 रुपये मिलेगा जब आप IMA में ज्वाइन कर लोगे। जो 3 साल की आपकी फ़ेज़ 1 की ट्रेनिंग है, इसमें आपको कोई पैसा मंथली टाइप से आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो जब आप जेंटलमैन कैडेट बन जाओगे, IMA ज्वाइन कर लोगे, तब आपको जो है ना पैसा इतना मिलेगा। और फिर जब आप 1 साल की IMA में ट्रेनिंग कर लोगे तो उसके बाद आपको पूरी सैलरी 80 से 90 हज़ार रुपये प्रति महीने आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखिए अलाउंसेस वगैरह की बात है, इनकी बात हम नहीं करेंगे। जब आपकी नौकरी लग जाए तब आप बताना, तो फिर उसके बाद एक डिटेल वीडियो हालांकि चैनल पर पड़ा है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो NDA में तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो उसका आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। NDA की सुविधाएं और आपको मिलने वाली सुविधाएं बराबर ही हैं। जितने अलाउंसेस उन लोगों को मिलेंगे, जितना पैसा उन लोगों को मिलेगा NDA वालों को, उतना ही आपको भी मिलेगा। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आपको जाना www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ खास चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो SSB इंटरव्यू है वो अगस्त 2024 या सितंबर 2024 में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जैसे कि आप फॉर्म भरेंगे अपना, ठीक है। तो फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करेंगे ये लोग, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन। ये किया जाएगा आपके कितने अच्छे नंबर हैं क्लास 12th में PCM में। तो जितने ज़्यादा PCM में अच्छे नंबर है उतने ज़्यादा चांसेज हैं कि आपके SSB के लिए कॉल लेटर आ जाए। जब आपका SSB में कॉल लेटर आ जाएगा तो इन जगहों पर आपकी SSB कंडक्ट करवाई जाएगी, जैसे कि प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु और जालंधर जो कि पंजाब में पड़ता है। तो इन जो आपकी जगहें दिख रही हैं 4 जगहों पर, यहाँ पर आपकी SSB कंडक्ट हुई, ठीक है। तो SSB में 2 चरण रहेंगे, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 क्या रहता है कि जैसे ही आप जाते हो जिस दिन, ठीक है, तो उस दिन क्या रहता है कि आपका PPDT वगैरह टेस्ट रहता है, ठीक है। एक छोटा सा GD भी रहेगा, नरेशन आपको करना होगा। तो जिन बच्चों ने फ़ेज़ 1 क्लियर कर लिया तो वो बच्चे आगे के फ़ेज़ 2 के लिए रुक जाएंगे। जिन्होंने फ़ेज़ 1 नहीं क्लियर कर पाया वो उसी दिन सेम डे आउट हो जाएंगे। अब जो आपका फ़ेज़ 2 है बच्चों,
इसमें क्या है कि इसमें कई चीज़ें रहती हैं, GTO टास्क रहते हैं, इंटरव्यू रहता है और भी कई तरह के टेस्ट रहते हैं। ये 4 दिन का आपका प्रोग्राम है। तो जब आपका स्टेज 2 क्लियर हो जाएगा तो क्या रहेगा कि आप स्टेज 2 क्लियर होने के बाद आपको वहीं से डायरेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में भेज देने के बाद अगर आप मेडिकली फ़िट हो गए तो फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मेरिट के आधार पर मिल जाता है, या कुछ दिनों बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हो, आपकी मेल ID पे आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो आप देख सकते हो कि अगर आप जो है ना इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जा रहे हो, मान लीजिए आप सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करते हो, तो आपका पुणे वाले में आपको ट्रेनिंग करनी रहेगी। ठीक है, और यहीं आप इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल चूज करते हो तो आपकी सिकंदराबाद में ट्रेनिंग रहेगी। CWT का मतलब होता है, जैसे CWT CME पुणे लिखा है, तो CWT मतलब कैडेट ट्रेनिंग विंग के नाम से इसे जानते हैं, शॉर्टकट में लिख देते हैं। ये देखिए कैडेट ट्रेनिंग विंग्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दी। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। और अगर आप पहली बार SSB इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप अपने पैसे से टिकट करा लो, फिर उसका आपको जब वहाँ SSB देने जाओगे तो आप उसका रिफ़ंड मांगोगे तो वो लोग आपको जो है ना रिफ़ंड दे देंगे। 3rd AC का किराया जो है ना आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो 3rd AC में आप टिकट करा के इंटरव्यू देने जा सकते हो, आप पैसा वसूल सकते हो। आपके जो बच्चों ऑनलाइन फॉर्म है वो 13 तारीख जो कि आज चालू हो गए हैं और 13 जून तक आपके फॉर्म चलेंगे। तो आप डिले मत करिएगा, जितनी जल्दी हो जाए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन भरने की एक ही वेबसाइट है, joinindianarmy.nic.in पर जाओ और अपना एप्लीकेशन भर दो। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा आगे चल के शायद यहाँ पर आई नहीं है, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ कि कई बच्चे साथ में ही फॉर्म भरते हैं। जैसे कि आपने NDA का फॉर्म भर दिया और टेक्निकल एंट्री स्कीम का फॉर्म भर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोसीजर फॉर कॉमन कैंडिडेट टेक्निकल एंट्री स्कीम NDA, आपका जिसका भी SSB हो जाता है पहले आप उसकी SSB दीजिए, और जिसका आपका मेडिकल हो जाता है, देखिए जो भी मेडिकल आपको पड़ेगा पहले वो आपको मेडिकल देना रहेगा। ठीक है, तो आप मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड में अगर आप एक बार चले जाते हैं तो आप उसका मेडिकल दीजिए, और फिर जिसकी मेरिट आए आप जिसमें ज्वाइन करना चाहें उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई आप डिटेल वीडियो चाहते हैं सेम कैंडिडेट की रिगार्डिंग तो कमेंट करना, एक हम अलग से बना देंगे। अगर आप NDA और टेक्निकल एंट्री स्कीम में साथ में फॉर्म भरते हो तो क्या आपको आगे साथ थोड़ा सा प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब के लिए कॉमन नहीं है, इसलिए मैं जो है ना इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।